मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को लेके आया हूँ और वो टॉपिक क्या रहेगा बेटा? उच्चारण स्थान। क्या रहेगा? टॉपिक क्या रहेगा अपना? उच्चारण स्थान। ठीक है ना? अब देखो, इसमें अच्छी अच्छी बातें पढ़ो पहले तो। देखो बेटा, अच्छा उच्चारण स्थान जानते हो? किसी भी वर्ण को जब अपन बोलते हैं, देख बेटा इधर देख, किसी भी वर्ण को अपन बोलते हैं ना, तो अपनी जीभ है ना, जीभ, वह मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है? छूती है। या किसी भी वर्ण को बोलने में इस मुख का कोई ना कोई भाग अपना योगदान देता है, और वह जो योगदान है, उस योगदान का एक स्थान है, और उस स्थान का एक क्या है? नाम है। उस स्थान का एक क्या है? नाम है। तो हमें वो नाम और स्थान और वो वर्ण, तीनों चीज अपने को क्या करनी है? याद रखनी पड़ेगी। कौन सा वर्ण कठों बोलो? देखो, पहली बात है ना बेटा, पहली बात, प्रथम बात क्या है? कुल उच्चारण स्थान। कुल उच्चारण स्थान बताओ कितना है? लिखने को क्या है? कुल उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। अगर ऑप्शन में 8 नहीं हो तो अपन कौन सा करेंगे? 7। ये ध्यान रखोगे, पहले 8 और फिर 7। ठीक। अगली बात, कुल प्रत्यक्ष उच्चारण स्थान। प्रत्यक्ष उच्चारण स्थान। प्रत्यक्ष उच्चारण स्थान कितने हैं बेटा? प्रत्यक्ष उच्चारण स्थान तो है आपके 7। प्रत्यक्ष उच्चारण स्थान कितने हैं? 7। प्रत्यक्ष का मतलब जिनका डायरेक्ट योगदान है। डायरेक्ट योगदान समझ रहे हो क्या? सीधे सीधे जो दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन जो दिखाई देते नहीं। वृक्ष के ऊपर फल तो सबको दिखता है, पुष्प तो सबको दिखता है, लेकिन जड़ें किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या जड़ का योगदान नहीं होता? होता है। समझ रहे हो? पक्का है? चलो, जीभ तो हिलती हुई सबको दिखाई देती है, लेकिन बेचारे कंठ जो है ना, क्या कंठ के बिना जीभ हिल सकती है? तो कंठ का क्या है यहाँ पे? योगदान है। और वो किसके रूप में होगा? अप्रत्यक्ष के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? अप्रत्यक्ष के रूप में होगा। तो अपन कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या है, अपन यूं कह देते हैं, इसमें एक तो होगा कौन सा? कंठ। इसकी जो बात कर रहा हूं वो उरह की बात होगी। उरह और काकल्य, जिसको उरस कहते हैं, काकल कहते हैं। ये जो होता है ना, ये मणिया जो होता है ना, इसको अपन काकल कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये है ना, एक तीखो तीखो से है ना, एक मणियों से बोलना जना ऊपर नीचे या वो भोक रहा है ना, इको बापड़ा को योगदान है। ओ अप्रत्यक्ष में आओ, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, नासिका, ओष्ठ और जीवामूल। कितने हो गए बेटा जी? हैं? ये 7 क्या होते हैं? प्रत्यक्ष उच्चारण स्थान। सातों के नाम याद रखोगे, कौन कौन से? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, नासिका, ओष्ठ, जिह्वा मूल। जिह्वा मूल, जिह्वा मूल। जिह्वा का मतलब जीभ, और जीभ का मूल, मूल मतलब जड़, मतलब जिह्वा के नीचे वाले हिस्से से। हिंदी में इसको आप पढ़ोगे अली जिह्वा। अली जिह्वा, जिह्वा के नीचे वाले हिस्से से, है ना? अपा टाबर, हाँ ना, टाबर जना यहाँ काच आगे ले लेता, फिर जीभ ने ना काट गिरिया देखता, यार ओ कतिक लंबी है यार, है ना? तो अपन वो निचलो हिस्सों दिखाई कौन दे, तो वो है। तो कुल प्रत्यक्ष उच्चारण स्थान कितने हैं? 7 हैं, है ना? अब देखो, एक बात हमें लिखनी है, कुल अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उच्चारण स्थान। कुल अप्रत्यक्ष उच्चारण स्थान। और कुल अप्रत्यक्ष उच्चारण स्थान कितना है बेटा?
एक है। और एक कौन सा है? कौन सा है? इसको अपन कहेंगे उरस या काकल। क्या कहेंगे? उरस या क्या होता है? चाहे इसको उरस कह दो और चाहे इसको क्या कह दो, काकल कह दो। उरह का मतलब होता है छाती। उरह का मतलब क्या होता है? छाती, है ना। और काकल कह दो चाहे, एक ही बात है, याद रखोगे। अप्रत्यक्ष, जो जिसका योगदान प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष योगदान होता है, और वो कौन होते हैं? उरस और काकल होते हैं। तो प्रत्यक्ष तो कितने हो गए? 7। अप्रत्यक्ष कितने हो गए? 1। एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, और वो प्रश्न आप करना, देखें कैसे करोगे। क्यों? तो मैं प्रश्न दे देता हूं। मेरा प्रश्न ये है, अधोलिखिता नाम एकः उच्चारणस्थानः नास्ति। उच्चारणस्थानम नास्ति। ठीक। पहला है ऑप्शन कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है दंत, चौथा है दंतोष्ठ। कौन सा होगा? देखो, कंठ है ना, कंठ, कंठ से ए आ क ख ग घ, ये सब किससे बोला जाता है? कंठ से। तालु से ई बी च छ ज झ बोला जाता है। दंत से ली और तय त थ द ध न बोला जाता है। दंतोष्ठ से वह बोला जाता है। वकारस्य दंतोष्ठ वह बोला जाता है, वह दंतोष्ठ से बोला जाता है। प्रश्न है कि अधोलिखित नाम एक है उच्चारण स्थानम नास्ति, कौन सा नहीं होगा? तो ध्यान रहे, इसमें जो हम उच्चारण स्थान पढ़ते हैं 7, इन 7 में दंतोष्ठ है क्या? दंतोष्ठ नहीं है। दंत और ओष्ठ दोनों अलग अलग हैं। मतलब ये है कि वह को बोलने में दांत भी सहयोग करते हैं, ओष्ठ भी सहयोग करते हैं, लेकिन दंत और ओष्ठ 2 उच्चारण स्थान हैं, एक उच्चारण स्थान नहीं है। अतः इसका जो आंसर होगा, वो इसका आंसर क्या होगा? दंतोष्ठ होगा। कंठ अलग होता है, तालु अलग होता है, दंत अलग होता है। 2 जुड़ के जो बात करते हैं, वो उच्चारण स्थान स्वीकृत नहीं है, क्योंकि ये 2 तो अलग अलग उच्चारण स्थान है। समझ में आ गई बात आपके? एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, और वो क्या है, देखिएगा। उच्चारण में कर्ण, उच्चारण में कर्ण, कर्ण का मतलब क्या होता है? सहायक, सहायक कह सकते हैं, साधन कह सकते हैं। उच्चारण में कर्ण, हाँ, उच्चारण में कर्ण, कर्ण का मतलब क्या है? सहायक है या फिर क्या है? साधन है। समझ में आ रही है मेरी बात आपके? तो बोलने में क्या है ये? सहायता करते हैं। और ये सहायता कौन कौन करते हैं बेटा? ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना? कौन कौन करते हैं? अच्छा, जीभ उच्चारण स्थान है क्या अपना? जीभ, जीभ उच्चारण स्थान है क्या? जीभ उच्चारण स्थान है अपना? जीभ उच्चारण स्थान नहीं है। जीभ उच्चारण स्थान है, मैंने नाम लिख रखा है क्या जीभ का? जीभ उच्चारण स्थान नहीं है। जीभ क्या है? उच्चारण में सहायता प्रदान करती है। इसका मतलब उच्चारण में कर्ण में एक तो हो जाएगी कौन सी? जिह्वा। ये उच्चारण स्थान नहीं है, बल्कि हमारी बोलने में, उच्चारण करने में, बोलने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सहायक अंग कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण का मतलब क्या होता है? सहायक या साधन है। जिह्वा की बात अगर बात करूं मैं, तो स्वर तंत्री आती है। स्वर तंत्री क्या आती है बेटा? स्वर तंत्री। स्वर तंत्री का मतलब ये स्वर तंत्र जो है, जहां से बंसुरी बजती है ना, बंसुरी, तो बंसुरी राग तो बंसुरी से निकलती है, लेकिन पीछे क्रिया बहुत सारी चीजों का होता है। तो ये स्वर तंत्री होती है, जो हमारा योगदान करती है बोलने में। करती है नहीं करती है? अच्छा, इसके बाद में एक होता है कोमल तालु। कोमल तालु, ऊपर वाला जो कोमल हिस्सा होता है तालु का, वो हमारी मदद करता है ना। और एक होता है इसमें क्या आपका? अधरोष्ठ। अधरोष्ठ का मतलब है अधः ओष्ठ।
अधः ओष्ठ का मतलब अधः माने नीचे वाला, ओष्ठ माने होठ। नीचे वाला होठ भी हमारी बोलने में क्या करता है, मदद करता है। परमात्मा ने ऊपर वाला जो होठ है वो तो बनाया फिक्स, वो हिलता डुलता नहीं है। हिलने डुलने का काम कौन करता है, नीचे वाला जबड़ा करता है, और ये ऊपर वाले होठ से क्या करता है, टकराता है। तो ये हमारी क्या करता है, बोलने में सहायता करता है। तो उच्चारण में सहायक साधन कितने हो गए, 4। कौन कौन से हो गए, जीभ हो गई, स्वर तंत्री हो गई, कोमल तालु ऊपर वाला हिस्सा हो गया, नीचे वाला होठ हो गया। ये सब हमारे बोलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या ये बात सबके समझ में आई? तो इतना आप उतारें, थोड़ी मैं चाय की चुस्कियां ले लेता हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं। हो गया? उच्चारण स्थान कितने हैं वर्षा? हैं? 8 हैं क्या? कौन कौन से रहे? 7 है? नहीं, तो 8 ही देखो, याद तो रखो आप, 8। मैंने यूं कहा कि विकल्प में यदि 8 नहीं हो तो 7 मिलेगा। तो अपने को कितने करने हैं, 7 करने हैं। एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, उच्चारण स्थान होते हैं 7, 9, 11, 13 ऐसे प्रश्न। में 8 नहीं आया था विकल्प में, तो हमें कौन सा करना पड़ा, 7 करना। ये ध्यान रखना है। अगर 8 आ जाए, 7 और 8 दोनों आ जाते हैं तो 8 करना है ना? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवा, मूल, उरह, काकल, ये सब आपको ध्यान में रखना। ठीक, पक्का याद रह जाएगा। आपको पूछे प्रत्यक्ष उच्चारण स्थान 7, आपको पूछे अप्रत्यक्ष उच्चारण स्थान 1, कौन सा होता है, उरस या फिर काकल। ठीक, ओके। उच्चारण में कर्ण भी हमने पढ़ लिया। अब देखो पाणिनि है ना, पाणिनि, इसने बेटा, इसने है ना 11 सूत्र दिए उच्चारण स्थान को समझने के लिए। कितने सूत्र दिए, 11। अब वो 11 सूत्र, पहले अपने एक एक सूत्र का अध्ययन करते हैं। देखो पहला सूत्र क्या है बेटा, याद है क्या रे, अकु है विसर्जनी यानाम कंठः। पहला सूत्र पढ़ो, अकु है विसर्जनी यानाम कंठः। अकु है विसर्जनी यानाम कंठः, पढ़ो। अकु है विसर्जनी यानाम कंठः। हो गया। दूसरा सूत्र क्या है, इचु यसानाम तालु। क्या पढ़ा, इचु यसानाम तालु, पढ़ो। शाबाश। तीसरा देखो, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, पढ़ो। ऋतु रसाणाम मूर्धा। पहला क्या था, अकु है विसर्जनी यानाम कंठः। अकु है विसर्जनी यानाम कंठः। दूसरा, इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु। तीसरा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा, ऋतु लसानाम दंताः। क्या पढ़ा, ली तू लसानाम, ली तू लसानाम, पढ़ो। ली तू लसानाम दंताः। और पांचवा आता है बेटा, उपुपध मान्यानाम, उपुपध मान्यानाम ओष्ठौ। उपुपध मान्यानाम ओष्ठौ। उपुपध, उपुपध बोलो, है ना, उपु उपध मानिए, ऐसे पढ़ो, उपु उपध मानिए, उपु उपध मानिए, पढ़ो। उपु उपध मानिए, पढ़ो। उपु उपध मान्यानाम
ओष्ठौ। पहला क्या है, जोर से आने दो, शाबाश। अकु है विसर्जनी, यानाम कंठ है। दूसरा, बहुत सुंदर। तीसरा, शानदार। फिर, शाबाश। फिर, उपधमानीय, उपु उपधमानीय, उपु उपधमानीय, ऐसे याद रखो, उपु उपधमानीय नाम ओष्ठौ। अब ये तो क्या हो गया, ये तो भाई, ये तो है उच्चारण स्थान, ये भी क्या है उच्चारण स्थान, ये भी क्या है, ये भी क्या है, और ये भी क्या है उच्चारण स्थान। ये तो क्या है उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान से पहले जो लिखा हुआ है ना, इसमें वर्ण छुपे हुए हैं। कौन कौन से वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, इसको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बेटा। सबसे पहले क्या है, ए। एक एक वर्ण को लो, एक एक वर्ण को। सबसे पहले कौन है, ए। चलो ए निकाल लो। मुझे पता है कि आ भी ऐसे ही बनता है, बनता ही नहीं बनता है। चलो, फिर क्या है, कु। अरे हमने बात की थी, कु, चू, टू, तू, पू, याद है क्या आपके, की थी। और हमने क्या कहा था, जहां कु, चू, टू, तू, पू आए, इसका मतलब उसके पूरे वर्ग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इस कु का मतलब क्या हो गया, क, ख, ग, घ, ng। पूरा वर्ग लो, क, ख, ग, घ, ng हो गया। उसके बाद में कु के बाद में कौन है, चलो भाई है ले लिया। उसके बाद कौन है, विसर्जनी। विसर्जनी का मतलब है विसर्ग। क्या है बेटा, विसर्ग। और विसर्ग होता है ये। पल्ले पड़ गई बात आपके। और ये कहां से बोला जाता है, कंठ से। अतः इनको कौन से वर्ण कहते हैं, कंठय वर्ण कहते हैं। कंठय वर्ण का मतलब समझ में आ गई क्या, कहां से बोले जाने वाले, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण क्या होंगे, कंठ। अब आप आराम से निकाल लोगे, अब आपके दिमाग में बात आ गई। सूत्र क्या है, कौन कौन सा, ऐसे, ए और आ, कु से, कै चा टा था पै में कु से, क ख ग घ ड़, फिर है, फिर विसर्ग। इन सब का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से होगा। वर्षा समझ में आ गई तेरे, तोरो थार दो नया समझ में आ गई। खंडेला वासियों, पक्की बात है ना। मैं वर्ण मिटाऊंगा, थाने खुद खाट के लगाना है, खुद लिखना है, खुद। ये कॉन्फिडेंट रखा करो, मैं लिख सकता हूँ, इसमें क्या है ना। 5 ही लिखे हैं मैंने, तो 11 सूत्र लिखे ही नहीं पांचों वर्गों की। अब है ना, आगे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही निकाल लोगे, देख लो। बताओ, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, अब आप बताओ। और बताओ, जय, छय, जय, जय, य, फिर स कौन सा, शंकर वाला है ना। अरे इन सब का उच्चारण कहां से होगा, तालु से। अतः ये वर्ण क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। अच्छा, तीसरा देखो, बताने की जरूरत नहीं, आप कर लोगे। बताओ, छोटी री होगा कि नहीं होगा। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर रे, फिर श, फिर कुछ नहीं, है ना। कहां से, मूर्धा से। मूर्धा से तो इनको कौन से वर्ण कहेंगे, कौन से कहेंगे बेटा, मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण। पल्ले पड़ गई। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। बताओ, ये तो आ गया आपका ली। ली के बाद त, थ, द, ध, न, फिर ले के बाद से, है ना। क्या कहेंगे इनको, इनको कहेंगे दंत्य वर्ण। क्या कहेंगे, दंत्य वर्ण कहेंगे। क्यों, अच्छा, फिर अंतिम पांचवा देखो क्या कहता है। बताओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पू, पू से प, फ, ब, भ, म, होगा कि नहीं होगा। और फिर आगे एक शब्द आता है उपधमानीय। कौन सा वर्ण आता है, देखो 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 देखो, यहाँ छोटा 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 छोटा, यहाँ पू क्या हो गया, बड़ा, बड़ा हुआ। यहाँ पे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हुए, उपू प्लस उपधमानीय, उपू
प्लस उपधमानीय, दोनों तरफ ऊ हो गए तो ऊ छोटे छोटे मिलाकर क्या बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, तो ये उपधमानीय। और बेटा याद रखना उपधमानीय वर्ण कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूं, उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण, और ये होते हैं, कौन से होते हैं, प और फ से पहले आधा विसर्ग चिन्ह लगा होता है, इनको बोलते हैं उपधमानीय वर्ण बोलते हैं। और इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है औष्ठ्य वर्ण होता है। क्या होता है, औष्ठ्य वर्ण होता है बेटा, क्या होता है, औष्ठ्य वर्ण। पल्ले बड़ी बात, दोबारा आ जाओ। पहला सूत्र क्या है, कॉपी में ना, कॉपी में अपन बिना देखे लिखना, वांचो तुरंत याद होना चाहिए, है ना। तो पहला सूत्र क्या है ना, लिखो पहला सूत्र, एक याद कर करके लिखो, फिर दूसरो याद करो, फिर लिखो, फिर तीसरो, स्पेस छोड़ दियो, दो दो लाइन खाली छोड़ दीजिए, दो दो लाइन, है ना, जिससे आप वर्ण लिखांगा तो अपने सरलता रहे। ये जो कोष्टक में प और फै लिख रखा है ना, प और फै, इनसे पहले जो चिन्ह लगे हुए ना, चिन्ह यूं यूं लगे हुए ना, ये क्या है, इनको अर्ध विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग का मतलब समझते हो क्या, आधा विसर्ग। अर्ध विसर्ग का मतलब क्या है, आधा विसर्ग। देखो कैसे, ऐसे देखो, पूरा विसर्ग तो ऐसे होता है ना, यही तो होता है विसर्ग। अब इनको क्या करो आप, आधा आधा हटा दो, आधा ऊपर से हटा दिया, आधा नीचे से हटा दिया, तो इसको कह दिया क्या, अर्ध विसर्ग। और प और फै से पहले जो अर्ध विसर्ग चिन्ह लगे हुए वर्ण होते हैं, ये एक ही वर्ण है, दो नहीं है, ये दो दिख रहे हैं अपने को, दो नहीं है, क्या है ये, एक ही वर्ण है। और इन वर्णों का नाम क्या रखा गया है, क्या रखा गया है, उपधमानीय। आपसे पूछे कि उपधमानीय वर्ण, तो ये है, समझ में आ गई बात आपके, इनका नाम क्या है, हमारी व्याकरण में कहीं काम नहीं आते हैं, अपने लिए रीट लेवल में ये कहीं काम में नहीं आएंगे, तो बस नाम याद रखना है उपधमानीय, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो, शायद मेरे हिसाब से आपने बहुत सरलता से इसको निकाल लिया होगा, अगर सूत्र आपके याद हैं तो सब कुछ आपको याद है ना। तो पहला सूत्र क्या है, अकु है विसर्जनी या नाम कंठ है। दूसरा क्या है, इचु यसा नाम तालु। तीसरा क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर ऋतु लसानाम दंता। फिर उपु, उपु उपधमानीय, उपु उपधमानीय, उपु उपधमानिया नाम ओष्ठौ। ये में रखनी है। देखो अगला एक छठा सूत्र क्या है, उसकी बात कर लें अपन, बताओ। कोई बात समझ में नहीं है तो पूछ लेना बेटा, मेरे हिसाब से सरल है ये सारी चीज। क्यों, समझ में आ गई तेरे, चल तो ऐसे तू क्यों देख रही है। छठा देख, छठा, छठा कहता है वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। बता इसका मतलब क्या हुआ, वैकार, वैकार मानी वै का उच्चारण स्थान कहां से है, दंतोष्ठ से। समझ में आ गई बात आपके, केवल वै का उच्चारण कहां से होगा, दंतोष्ठ से। केवल वै का उच्चारण कहां से होगा, दंतोष्ठ से, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं लिख देता हूं सातवां, सातवां लिखा मैंने, य म अंग अण ना नाम यमंगणना नाम नासिका, यमंगणना नाम नासिका, यमंगणना नाम नासिका, यमंगणना नाम नासिका। एक एक वर्ण निकालो, य म अंग अण न, कहाँ से होगा ये, नासिका से होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नासिक्य वर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात आपके, वर्गों का अंतिम पांचवा वर्ण, वर्गों का अंतिम है पांचवा वर्ण नासिका हो गया। चलिए
हाँ, वो सारी बात बाद में करेंगे। अब देखो आठवां। आठवां क्या है? एदई तो है कंठ तालु। एदई तो है कंठ तालु। एदई तो है कंठ तालु। एदई, दई पर कितनी मात्रा लगी है? दो। इसका मतलब इसमें दो वर्ण आएंगे, ए आई। कहां से बोला जाएगा? कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों से मिलकर के बोला जाएगा। ठीक है बेटा। फिर देखो नौवां। नौवां क्या कहता है? ओदऊ। ओदऊ तो है कंठोष्ठम। बताओ क्या लिखा? ओदऊ तो है कंठोष्ठम। ओदऊ तो कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें? ओ आएगा, औ आएगा। कहाँ से बोला जाएगा? कंठ और ओष्ठ से, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। क्लियर बेटा जी? फिर आता है 10वां। 10वें ने कहा अयम अनुस्वार। अनुस्वारस्य नासिका। अनुस्वारस्य नासिका। बताओ कौन सा होगा इसमें? अनुस्वार, केवल अनुस्वार। और अनुस्वार का वर्ण कहां से, उच्चारण कहां से होगा? बताओ बेटा। नासिका से होगा। अतः ये भी कौन सा वर्ण है? नासिक्य। अनुस्वार समझते हो ना? ये जो ऊपर बिंदु लगी थी ना, इसको अपन क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब अंतिम 11वां क्या कहता है? 11वां, 11वां कहता है जिह्वा मूल्यस्य। जिह्वा मूल्यस्य। जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, है ना? और इसमें आपको याद रखना है, क और ख से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह, और इन वर्णों को कहते हैं जिह्वा मूल्य वर्ण। और इनका उच्चारण स्थान भी कहां से होगा? प और फ से पहले अगर है तब तो, और क और ख से पहले है तो जिह्वा मूल्य। याद रह जाएगी बात आपके। प और फ से पहले है तो क्या होगा? पद्मानीय। और क और ख से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह है तो क्या होगा? आ जाओ, छठा हमने क्या लिखा था? मतलब वह का उच्चारण कहां से होगा? दंतोष्ठ। यमंगणना नाम नासिका। यमंगणन कहां से होगा? एदई तो है कंठ तालु। ए ऐ का कहां से होगा? कंठ तालु से। ओदऊ तो है कंठोष्ठम। ओ और औ का कहां से होगा? कंठोष्ठ से होगा। और अनुस्वार से नासिका। अनुस्वार का कहां से होगा? नासिका होगा। वह का वर्गों का अंतिम पांचवा वर्ण ए और ऐ, ओ और औ, और अनुस्वार का। और आपको ये याद नहीं रखना है 11 वाला। बस इतना याद रखो, क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग चिन्ह लगा हुआ होता है, उन वर्णों को किस नाम से जानते हैं? जिह्वामूल के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी बात आपके? उतार लो इनको झटपट। उपदमानीय अर्थ नहीं है। उपदमानीय अर्थ नहीं है, उपदमानीय वर्ण है। जैसे अपन क्या कहते हैं? कंठ है वर्ण, तो कंठ है वर्ण तो कंठ से बोले जाने वाले। और उपदमानीय वर्ण मतलब ओष्ठ से बोले जाने वाले। और प और फ से पहले जो अर्ध विसर्ग चिन्ह है ना, आधा विसर्ग चिन्ह, इस वर्ण को किस नाम से जाना जाता है? उपधमानी। क और ख से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? जीवामूल्य। आपको कोई पूछे कि बताओ जीवामूल वर्ण कौन से होते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप क और ख लिखोगे, उसके आगे क्या लगा दोगे? अर्ध विसर्ग चिन्ह के दें। ये क्या है? जीवामूल्य। आपको कोई कहे कि उपधमानीय वर्ण बताओ, तो आप क्या बताओगे? प और फ से पहले क्या लगा दोगे? अर्ध विसर्ग चिन्ह लगा दोगे। बस इतना ध्यान रखना है। क्यों?
अच्छा, ये मुझे एक बात बताओ, ये उच्चारण स्थान वाले सूत्र तो सारे लिख लिए? वर्षा बेटा, ये सारी समझ में आ गई क्या? पक्का? किसी कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? पक्का ना? चलो, अब देखो इसमें, एक तो मेरा प्रश्न था कि कुल नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण, तो भाई सीधी सी बात है, नासिका ये यहाँ पे है, इसमें 5 तो है ही, और एक आपका आ जाता है ये 5 और 1 6, ये नीचे नीचे लिखो इसको, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण, नासिका से उच्चारित होने वाले कुल वर्ण, कुल वर्ण लिख लो, कुल वर्ण। हाँ, हो गई, होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, किसकी किसकी हो रही है? साइको की। क्लास होगी बेटा आपकी, है ना? आज पहले हिंदी की हो गई थी क्या? क्लास होगी साइको की, देखते हैं, अभी तो एक तो लो, साइको की होगी। क्या लिखा? नासिका से उच्चारित होने वाले कुल वर्ण कितने हैं? 6। पक्का? अब दूसरा प्रश्न लिखो, वे कुल वर्ण जिनके जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। तो नासिका से तो 6 हो गए, स्थिति ये थी, 5 ये वर्ण हो गए और एक अनुस्वार वाला हो गया, 6 हो गया। अब हमने जो प्रश्न लिखा है कि वे कुल वर्ण जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, अब देखो हमने यूं देखा, ये जो है ना, ये पांचों, ये नासिका से बोले जाते हैं और अपने वर्ग के साथ भी हैं, नहीं है क्या? जैसे अपन यह की बात कर रहे हैं, यह की, तो यह यहाँ पर भी है, यह वर्ग का है, अपने वर्ग के साथ भी है। हम मैं की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर भी है, ओष्ठों में भी है, और यहाँ पर भी है। समझ में आ रही है मेरी बात आपके? तो इसका मतलब 5 वर्ण तो ये हो गए कि नहीं हो गए, जिनका नासिका तो उच्चारण स्थान है ही है, बल्कि अपने वर्ग के साथ में भी है। 5, ठीक। वह देखो, वह के कितने उच्चारण स्थान है? 2, दंत और ओष्ठ, तो 5 और 1 6। ये देखो, ये 2 वर्ण, ये कंठ और तालु, है कि नहीं है? 2, इसका मतलब 6 और 2 8। ये देखो, कंठ और ओष्ठ, तो ओ औ, 8 और 2 10। समझ में आई? इसका मतलब कितने वर्ण? 10 वर्ण है जिनके कितने कितने उच्चारण स्थान है? 2 2। और क्या बात? कौन सा? ये जीवा मूल्य से जीवा मूलम, ये 2 वर्ण नहीं है, ये वर्ण एक ही है, उच्चारण स्थान भी एक ही है, जीवा मूल, जीवा का मूल। हमें देखना है क्या क्या? 2 2 उच्चारण स्थान, दोबारा सुन लीजिए, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है और अपने वर्ग के साथ में भी है। भाई अपन यूं कह सकते हैं, यह का उच्चारण नासिका भी है और यह का उच्चारण क्या है? तालु भी है, नहीं है क्या? उसके अलावा हमने देखा कि वह के उच्चारण स्थान कितने हैं? 2 हैं, दंत और ओष्ठ। ए ऐ के 2 हैं, कंठ और तालु। ओ औ के 2 हैं, कंठ और, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो कुल वर्ण कितने हो गए इसमें? 10 वर्ण हो गए, जिनके दो दो क्या हैं? उच्चारण स्थान है। अमनिया बता दो बेटा जी, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? और उच्चारण स्थान के 11 सूत्र जो थे, वो हमारे कंठस्थ हुए कि नहीं हुए? हो गए क्या लल्ला? नहीं हुए? चलो एक बार फिर से देखते हैं, सारे एक साथ मत पढ़ो, 5 पहले पढ़ लो, बाकी बाद में पढ़ लो। तो पहला कौन सा है? अकु है विसर्जनी या नाम कंठ है। दूसरा, ईचु यसानाम तालु। तीसरा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा, ऋतु लसानाम दंता। पांचवा, उपु उपधमान्य। उपु उपधमान्य, उपु उपधमान्य। ये पांचों पांचों रफ कॉपी में लिख के देखो अभी तुरंत, पांचों। कहते हैं करने से होता है,
बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। अभी इसी क्लास में अपने पास मात्र 10 मिनट बची हैं और 10 मिनट में ये सारे के सारे अपने को याद करने हैं। शाबाश शाबाश, फटाफट लिख के देखो और फिर इनको मिला के देखो। हो गया क्या वर्षा? हो गया बेटी? पक्का? थोड़ी बहुत कमी रह गई। सारे हो गए क्या 11? 11वां तो कुछ भी याद नहीं रखना है, 11वां का सूत्र उत्तर कुछ याद नहीं रखना है। अपने को इतना याद रखना है कि ये वर्ण किस नाम से होते हैं? जीवामूल। 12वां देखो, ये छठा तो छोटा सा ही है। अच्छा, सूत्र भी याद नहीं रहे ना, तो इतना याद रखो, वह का दंतोष्ठ। सुन रहे हो क्या? वकार से छोड़ो ना, वह का, है ना, और इनका नासिका। सूत्र की क्या आवश्यकता है, अपने याद रहना चाहिए बस। अच्छा, इनका कंठ तालु, इनका कंठोष्ठ, अनुस्वार का नासिक। तो सीधी 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 बात याद रखो, सूत्र याद नहीं रहे कोई बात नहीं। वह का दंतोष्ठ, ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, पांचवें का नासिका, अनुस्वार का नासिका, सिंपल बात खत्म। हमें कौन सूत्र पूछने बैठेगा? सिंपल सी बात है ना? तो आप देखो, आज हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी, बहुत सी चीजें सीखी, है ना? क्या क्या सीखा हमने? उच्चारण स्थान का पूरा टॉपिक सीख लिया हमने। क्या क्या सीखा हमने? कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 ऑप्शन में नहीं आए तो अपन करेंगे 7। कुल प्रत्यक्ष उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7। 7 के नाम याद रखना है, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, नासिका। अब देखो, मैंने एक प्रश्न दिया था आपको, है ना? और कुल अप्रत्यक्ष उच्चारण क्या होते हैं? एक, उरस और काकल। मैंने एक प्रश्न क्या दिया था? अधोलिखित नाम एक है उच्चारण स्थानम नास्ति। और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखा है? दंतोष्ठ। और हमने उत्तर क्या दिया? दंतोष्ठ। देखो अब हम देखें, दंतोष्ठ तो है भाई। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज आते हैं, यार दंतोष्ठ तो होता है यार, वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ ही होता है। लेकिन ऐसे याद रखना है, ये दंतोष्ठ में उच्चारण स्थान कितने हैं? 2 हैं। हमें पूछा क्या है? 1 पूछा है ना? तो हमें याद रखना है इसका। उच्चारण में कर्ण, कर्ण का मतलब होता है सहायक या साधन। उच्चारण में साधन, और साधन के रूप में हमारे काम करती है। एक तो सबसे बड़ी सहयोगी कौन होती है? अपनी जिह्वा होती है, ठीक है ना? और जीवा के बाद क्या है? स्वरतंत्री। स्वरतंत्री के बाद क्या है? कोमल तालु। कोमल तालु के बाद क्या है? अधरोष्ठ। ये सब क्या है? सहायक है ना? और उसके बाद में हमने देखा कि उच्चारण के लिए पाणिनि भगवान ने कितने सूत्र दिए हैं? 11 सूत्र इसमें दिए हैं। और पहला सूत्र जो दिया है वो क्या दिया है? अकु है विसर्जनी या नाम कंठः। क्या दिया? इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे? ऐसे ए और आ, कु से पूरा कै वर्ग, विसर्ग से फिर क्या आ जाएगा? विसर्ग। और है से कौन है? इन सब का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। दूसरा क्या है? इचू, इचू, इचू यसा नाम तालु। ई से दोनों ही, चू से च वर्ग, य से य, से कहां से होगा? तालु से। तीसरा क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, री से दोनों री, टू से टठरण, र से र, से कहां से होगा? मूर्धा से। फिर क्या है? ऋतु लसानाम दंता, री से री आ जाएगा, तू से पूरा वर्ग आ जाएगा, फिर ल, फिर से कहां से हो जाएगा? दंत से। उपपद औष्ठव, उ उ, उ से उ, पू से पै वर्ग, और उपधमानीय वर्ण। कौन से वर्ण? उपधमानीय। और उपधमानीय वर्ण कौन से होते हैं? पै और फै से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह। फिर हमने देखा छठा, छठा क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ, मतलब वह का उच्चारण कहां से होगा? दंतोष्ठ से होगा। यमंगन्ना नाम नासिका, वर्गों के अंतिम 5वें वर्ण का उच्चारण कहां से होगा? नासिका से। एदई तो है कंठ तालु, ए और ऐ का कहां से होगा? कंठ तालु से। ओदऊ तो है कंठोष्ठम, ओ और औ का कहां से होगा? कंठोष से। और अनुस्वार का कहां से होगा? नासिका से। और जीवा मूल्य वर्ण कौन से होते हैं? क और ख से पहले अर्ध विसर्ग चिन्ह। नासिका वर्ण कुल कितने होते हैं? 6। कुल कितने वर्ण जिनके दो दो उच्चारण स्थान हैं? 10। इतनी बात अपने को याद रखनी है बस। इसके साथ अपने वर्ण विचार का टॉपिक क्या हो जाता है? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक संधि अपनी स्टार्ट अपन करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो टॉपिक पढ़ा है, ये अपने को कंठस्थ क्या होना चाहिए?
याद होना, है ना। और आपके पास लिखे हुए नहीं है, फोन है क्या, कहाँ है ना, निकालो, फोन निकालो। और तेरे पास जो तेरा साथी बैठा है ना, इसके पास टोटल लिखे हुए हैं, फोटो बनाओ। बना लिया, बना लिया या बनाओगे, बनाओ तो, है ना, बढ़िया। और फिर उसको है ना व्यवस्थित रूप से कॉपी में लिखो, ठीक है। और फिर उसको याद करो। आप तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप तो वैसे ही जल्दी से याद कर लेंगे, क्यों, ये तो सारे याद हो गए। अब मिटा के मैं एक एक वर्ण पूछूं तो बता पाओगे। नहीं, सूत्र नहीं पूछेंगे अपन सूत्र क्यों पूछेंगे। परीक्षा में देखो यूं भी आ सकता है, क्या आ सकता है, यूं भी आ सकता है, इचू यसा नाम खालिस्तान, समझ रहे हो बात को। अब ऐसे आ जाए तो अपने को तो ध्यान में रहना चाहिए, लेकिन इतना याद रखा होगा भी ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से, अपन कर लेंगे, है ना। परीक्षा में आ जाए, ये आ जाए उपदमान्या नाम खालिस्तान, तो अपने गोष्ठ। अच्छा, एक प्रश्न बनता है, वो प्रश्न मैं देता हूँ, देखिए आप करना, देखिए कैसे करोगे, क्यों। एक प्रश्न लिखो कॉपी में, पेड़ में लिख लो। प्रश्न, वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर 2 ओष्ठ, ऑप्शन नंबर 3 दंत, ऑप्शन नंबर 4 ओष्ठौ। बताओ देखिए, ऑप्शन नंबर बोलो, 4। कौन सा होगा वर्षा, 4 नंबर, कैसे। अब शुरू में आपने 2 नंबर बोल दिया था, है ना। ध्यान ये रखना है कि ये कंफ्यूज करते हैं, इसे सोचते हैं कि ओस्ट, और ये 2 नंबर कर देते हैं, नहीं। ओस्ट का मतलब तो एक ही होठ, और होठ होते हैं कितने, 2। तो देखो ओष्ठौ ये द्विवचन शब्द है, एक होठ से नहीं बोला जाएगा। बचपन में अपन क्या करते थे, बोल दोनों होठ पकड़ लेते थे और साथी के, और कहते थे बोल मैं, बोल मैं। अब मैं कैसे बोले, आ ऐसे होता है। तो दोनों होठों से होगा, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो ओष्ठ नहीं होकर के क्या होगा, ओष्ठौ होगा। ये ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीजें हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं अपने को, ये थोड़ा सा विषय रहेगा अपना, क्या ना। और कुछ, वर्ण विचार तो हमारा हो गया है संपन्न, और कुछ कोई बात है तो बताओ। कल अपन क्या पढ़ेंगे, संधि।